ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है रूपक गांधी विचार की प्रयोगशाला साबरमती आश्रम। प्रतिभागी कलाकार हैं दीपशिखा दुर्गापाल और देवांग भट्ट। रूपक का आलेख तैयार किया है ख्याति पुरोहित ने। निर्माण में सहयोग रहा है अनिल लंबोदर का और इस रूपक के प्रस्तुतकर्ता हैं त्रिलोक संघानी। आखिरकार हम आ ही गए। कितनी सहज शांति है यहाँ। घने वृक्षों की शीतल छाया और अद्भुत सादगी है यहाँ। कोई मान भी नहीं सकता कि सेंट्रल जेल और दुधेश्वर स्मशान के बीच में इतना सुकून भी हो सकता है। हाँ, सही कहा आपने निरंजन। साबरमती नदी के तट का कमाल है ये नीरव शांति। निरंजन, इस नीरव शांति के साथ एक और नाम भी तो जुड़ा है, बापू। गांधी जी, मोहनदास करमचंद गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। दे दी हमें आजादी पे ना खड़क पे ना ढाल, साबरमती के संत चुने। अरे वो देखिए, वो 3 बंदर, गांधी जी के 3 बंदर। बुरा नहीं बोलते, बुरा नहीं सुनते और बुरा नहीं देखते। ये गांधी जी के प्रिय बंदर है। अच्छा निरंजन, क्या आप जानते हैं कि ये 3 बंदर गांधी जी के साथ कैसे जुड़ गए? सुनो, जापान के बौद्ध गुरु निशिदात्सु फूजी ने 3 बंदरों को भेंट में गांधी जी को अर्पण कर दिया था। गांधी जी को ये बहुत प्रिय लगे और वे इस स्टैच्यू को अपने टेबल पर रखते थे। तब से ये 3 बंदर गांधी जी के साथ जुड़ गए। बहुत खूब निरंजन, आपको तो बहुत कुछ पता है। हाँ, मैंने बहुत कुछ पढ़ा है गांधी जी और उनके साबरमती आश्रम के बारे में। अच्छा है ना, अब हमें गाइड की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, पूछो जो पूछना है। जितना कुछ मैं जानता हूँ वह सब बताऊंगा। तो बताइए कि साबरमती आश्रम की शुरुआत कब हुई? दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को सत्याग्रह के मार्ग से सफलता मिली। तब उनको लगा कि हिंदुस्तान की आजादी भी सत्याग्रह के मार्ग से हासिल की जा सकती है। इस उम्मीद के साथ गांधी जी 9 जनवरी 1915 को स्वदेश आए और 25 मई 1915 को गांधी जी ने सार्वजनिक जीवन जीने के लिए अहमदाबाद के कोचरब नाम के स्थान पर प्रथम आश्रम की स्थापना की। तब यह कोचरब आश्रम तत्कालीन बैरिस्टर जीवनलाल देसाई के बंगले में किराए पर था। अच्छा, ऐसी बात है। 17 जून 1917 को यह आश्रम साबरमती नदी के किनारे यानी कि वर्तमान स्थान पर स्थानांतरित हुआ। इतिहासकार तो यह भी कहते हैं कि यहाँ पर हमारे दधीची ऋषि का आश्रम भी था। उस समय अहमदाबाद के व्यापारी पुंजा भाई हीराचंद ने आज की आश्रम वाली जमीन का पता लगाया था, जो सेंट्रल जेल के करीब थी। हाँ, मुझे पता है, इस बारे में बापू ने कहा था। अच्छा, तो मुझे भी बताओ, मैं भी जानना चाहता हूँ। बापू ने मजाकिया तौर में कहा था, सत्याग्रह आश्रम में रहने वालों के भाग्य में जेल तो लिखा ही होता है, इसलिए जेल का पड़ोस उन्हें पसंद आ गया। वाह रूपाली, आपने भी बापू और आश्रम के बारे में काफी गहन अध्ययन किया है। नहीं, गहन अध्ययन नहीं, बस थोड़ा बहुत पढ़ा है। चलो अच्छा है, हम एक दूसरे के साथ बातें करते करते साबरमती आश्रम के बारे में काफी कुछ जान सकते हैं। हाँ, सही कहा। जैसा मुझे पता है, साबरमती और चंद्रभागा नदी के संगम वाली वीरान और झाड़ झंकार वाली जमीन को साफ करके आश्रम वासियों ने यहीं अहमदाबाद शहर में साबरमती आश्रम में बसना शुरू कर दिया था। हाँ, बिल्कुल सही। और सन 1917 से 1930 तक गांधी जी यहीं पर साबरमती आश्रम में रहे। आश्रम ही उनकी कर्मभूमि बना। बापू ने स्वयं आश्रम के संविधान का आलेख तैयार किया था, जिसका उद्देश्य आजन्म देश की सेवा की शिक्षा प्राप्त करना और देश सेवा करना है। अच्छा निरंजन, मुझे एक बात समझ नहीं आती कि बापू ने समग्र भारत में से सिर्फ अहमदाबाद को ही क्यों चुना? सुनो, इस बारे में बापू का कहना था, अहमदाबाद पर मेरी नजर टिकी थी। गुजराती होने के कारण मैं मानता था कि गुजराती भाषा द्वारा मैं देश की अधिक से अधिक सेवा कर सकूंगा। बापू की यह भी धारणा थी कि अहमदाबाद पहले हाथ की बुनाई का केंद्र था
इसलिए चरखे का काम यहीं से अधिक अच्छी तरह से हो सकता है। अच्छा, अब समझ में आया। अच्छा, अब ये बताइए कि आश्रम का नाम साबरमती आश्रम कैसे पड़ा? आश्रम के लिए सेवाश्रम, तपोवन जैसे कई नामों पर विचार किया गया था, परंतु गांधी जी का कहना था, मेरा जीवन सत्य की खोज के लिए समर्पित है, उसकी खोज के लिए ही जीना है और आवश्यकता पड़ी तो मृत्यु भी स्वीकार है। इसलिए आश्रम का नाम सत्याग्रह आश्रम रखा गया। साबरमती नदी के समीप होने के कारण बाद में सत्याग्रह आश्रम साबरमती या गांधी आश्रम के नाम से लोकप्रिय हुआ। पर गांधी आश्रम नाम बापू से अधिक जुड़ा हुआ महसूस होता है। मेरे हिसाब से तो आश्रम के लिए यही नाम सबसे सही है, गांधी आश्रम। सही कहा आपने, परंतु सच तो यह है कि गांधी जी स्वयं नहीं चाहते थे कि आश्रम उनके नाम से जाना जाए। वे कहते थे, मेरे नाम से मत जुड़ो, काम से जुड़ो। सन 1917 के अंत तक यहाँ के निवासियों की संख्या 40 थी। आश्रम का जीवन गांधी जी के सत्य, अहिंसा, आत्मसंयम, विराग एवं समानता के सिद्धांतों पर आधारित महान प्रयोग था। ये जीवन गांधी जी के मन मस्तिष्क में बसी सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्रांति का प्रतीक था। और अहिंसा के बारे में बापू कहते थे, अगर खून बहाना ही है तो वह अपना ही हो। आओ, बिना किसी की हत्या किए हम शांति और साहस से मरे। मतलब कि अहिंसा से लड़त की नींव गांधी आश्रम में ही डली। हाँ, और साबरमती आश्रम को तो सामुदायिक जीवन जीने की प्रयोगशाला भी कहा जा सकता है ना? बिल्कुल कहा जा सकता है, क्योंकि आश्रम में विभिन्न धर्मावलंबियों में एकता बनी रहे, इसलिए चरखा और खादी का प्रयोग किया गया। आश्रम में जाति, पांति, धर्म, प्रदेश एवं भाषा के भेद नहीं थे। अस्पृश्यता के लिए कोई स्थान ही नहीं था। अरे उससे बढ़कर बात करूं तो आश्रम में तो समाज के बंधनों एवं सामाजिक कुरीतियों को तोड़ने का आग्रह था। सार्वजनिक सहजीवन ही साबरमती आश्रम की पहचान थी। ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं था आश्रम में। चलिए निरंजन, हम गांधी आश्रम ट्रस्ट के सदस्य और यहाँ के सफाई विद्यालय के निदेशक तथा स्वच्छ भारत मिशन हाई पावर समिति के सदस्य जयेश पटेल से जानते हैं बापू के स्वच्छताग्रह के बारे में और अब आश्रम में उसका कार्यान्वयन किस प्रकार से हो रहा है। गांधी जी कहते थे, मेरे मन आजादी की लड़ाई और सफाई दोनों का महत्व एक समान है। उसके पीछे बहुत बड़ा तत्व था। गांधी ऐसा भी कहते थे कि यदि मेरा पुनर्जन्म हो तो ब्राह्मण के यहाँ नहीं, क्षत्रिय के यहाँ नहीं, वैश्य के वहाँ नहीं, शूद्र के वहाँ नहीं, लेकिन अति शूद्र के वहाँ हो, जिसके कारण उसके दुख, दर्द और अपमान का अनुभव कर सकूं। तो गांधी ने सफाई को क्रांति का काम कहा, क्योंकि वो जानते थे कि गंदगी एक महारोग है और गंदगी होगी तो गरीबी बनेगी, क्योंकि गरीबी के चक्र में गंदगी केंद्र स्थान पर है। इसलिए गांधी ने अपने हाथ में झाड़ू लिया और सफाई को एक शुद्धि के साथ काम जोड़ा कि अंदर की सफाई आंतर बाह्य सफाई के साथ गांधी ने जोड़ा, क्योंकि हमारे देश में सफाई करने वाले एक ही जाति के लोग हैं और उसको अस्पृश्य माना गया। जो गंदगी करता है वो बड़ा और गंदगी साफ करता है वो छोटा। कि सफाई का काम तो एक संस्कार का काम है, सफाई का काम तो एक उच्च काम है जिसमें नात जात नहीं होती, और इसके साथ अस्पृश्यता, इसके साथ आरोग्य, इसके साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई थी, इंटीग्रेटेड था गंदगी के साथ। तो उसको निकालना है तो लोगों में स्वच्छता की आदत डालनी पड़ेगी। गांधी जी ने यह भी कहा था कि अस्पृश्यता और स्वतंत्रता में पसंद करने की नौबत आए तो मैं अस्पृश्यता निवारण पसंद करूंगा। इतनी गहराई से गांधी मानवता के लिए सोचते थे। तो सफाई विद्यालय इसलिए शुरू हुआ कि समाज को स्वच्छता की कैसी टेक्नोलॉजी देनी चाहिए कि सफाई का काम सबका काम बने। इसके साथ साथ लोगों में जागृति आए, ये बहुत जरूरी है। तो यहाँ से अलग अलग स्तर के लोगों के तालीम वर्ग शुरू हुए और ये भारत सरकार का स्वच्छ मिशन जो कैंपेन है उसका की रिसोर्स सेंटर सफाई विद्यालय बना। तो यहाँ पूरे देश से अलग अलग स्तर के लोग तालीम में आते हैं। तो सफाई का काम एक यज्ञ है, एक सरकार, एक संस्था से नहीं होगा।
समाज परिवर्तन करना है तो लोग वो आदत बनाएंगे तो ही समाज परिवर्तन होगा। तो सफाई विद्यालय एक कैटलिस्ट के नाते काम करता है। इम्प्लीमेंटर तो हर कोई बन सकता है, लेकिन इस विचार को मल्टीप्लाई करना है तो छोटे प्रयोग करो, उसकी तालीम करो और उसके प्रचार प्रसार करो। इस माध्यम से सालों से गांधी विचार के तत्व को पकड़कर सफाई विद्यालय अपनी भक्ति और निष्ठा से काम करता है। समाज में परिवर्तन लाने के लिए सत्याग्रह, सत्याग्रही के जीवन को बेहतर बनाने के लिए एकादशी का व्रत और सत्याग्रही समाज का निर्माण करने के लिए रचनात्मक कार्य, ये आश्रम की 3 प्रमुख विशेषताएं रही। और इसलिए रचनात्मक कार्यों का संकल्प लेकर देश सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित कर देने वाले सच्चे देशभक्त भी साबरमती आश्रम की ही देन है। इसका अर्थ है कि आश्रम भारतीय जनता एवं भारतीय नेताओं के लिए प्रेरणा स्रोत बना। हाँ, वैसे सही अर्थों में कहें तो साबरमती आश्रम भारत के स्वतंत्रता संघर्ष से संबंधित कार्यों का केंद्र बिंदु रहा। तब तो आजादी के लिए कार्यक्रमों का आयोजन एवं संचालन भी यहीं से हुआ होगा ना? हाँ, चंपारण, खेड़ा, बोरसद एवं अहमदाबाद के मिल मजदूरों ने और बारडोली सत्याग्रह में आश्रम वासियों ने हिस्सा लिया। हाँ, मैंने ये भी पढ़ा है कि रोलेट कानून का विरोध, असहयोग आंदोलन, कौमी एकता, छुआछूत निवारण, मंदिर में प्रवेश, मद्यपान निषेध, शराब के अड्डों और विदेशी सामान के विरोध के कार्यक्रमों में आश्रम ने सक्रिय रूप से भाग लिया था। चलिए अब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी की गतिविधि श्रृंखला और साबरमती आश्रम से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों के विषय में जानते हैं गांधी आश्रम ट्रस्ट के सचिव अमृत भाई मोदी से। हम जानते हैं कि महात्मा गांधी जी 1915 के 9 जनवरी को हिंदुस्तान में आए और उसी समय उनके मन में दक्षिण अफ्रीका की सफ़र, सत्याग्रह की लड़त के बाद ये था मन में कि अब मुझे हिंदुस्तान में जाकर उसकी आज़ादी की चरवट के लिए काम करना चाहिए। लेकिन गांधी जी के ख्याल में था कि अगर मुझे ये आज़ादी का काम करना है और देश के नवनिर्माण का काम करना है तो कुछ लोगों को तैयार करना होगा, तालीम देनी होगी और उसके लिए कोई एक स्थायी व्यवस्था होना आवश्यक है। तो उन्होंने स्वतंत्र आश्रम का निर्माण हो, उस दृष्टि से इस साबरमती की जगह पसंद की। साबरमती के किनारे पर था और दधीचि ऋषि का आश्रम यहाँ था, ऐसी लोक मान्यता है। तो उसी वजह से उन्होंने ये जगह पसंद की। तो ये साबरमती आश्रम का आरंभ 1917 में जून की 19 तारीख को हुआ और उन्होंने आरंभ में ही कार्यकर्ता निर्माण और अपने साथ इस विचार को समझने वाले, मानने वाले लोगों को इकट्ठा करने का काम किया। तो आरंभ में ही देश के बहुत गणमान्य और शक्तिशाली लोग उनके साथ एक आकर्षण से आने लगे और ये आश्रम गांधी जी का एक बहुत बड़ा स्थान बन गया। जिस दिन आश्रम का आरंभ हुआ, उद्घाटन हुआ, उस दिन महात्मा गांधी जी यहाँ अहमदाबाद में नहीं थे, गुजरात में नहीं थे, बिहार में थे। चंपारण जिले में जो किसानों का सत्याग्रह चल रहा था उसकी वजह से वो चंपारण के बेतिया गांव में थे। तो कुदरत ने ऐसा किया कि गांधी जी को सत्याग्रह का काम आरंभ से ही मिलता रहा। और हम जानते हैं कि जो चंपारण की लड़त थी, वो लड़त में किसानों की हकीकत में सत्य था, तो उसमें उनकी लड़त की सफलता भी हुई। उसके साथ ही यहाँ हम गुजरात में खेड़ा का सत्याग्रह गया और खेड़ा में भी किसानों का ही सवाल था और वो सत्याग्रह में भी उनको सफलता मिली। उसी समय अहमदाबाद में मिल मजदूरों और मिल मालिकों के बीच जो तनाव था और एक विवाद था, वो विवाद का निपटारा करने के लिए गांधी जी को बीच में डाला गया और वो सत्याग्रह में भी उन्होंने एक नया सिद्धांत फलित किया कि जहाँ जहाँ विवाद है
उसका उकेल परस्पर बातचीत से, वाटाघाट से हो सकता है। अगर नहीं होता है तो विवाद का उकेल लवाद से हो। एक सिद्धांत प्रस्तावित हुआ और वो मीर मजदूरों और मीर मालिकों ने लवाद का स्वीकार किया। तो एक 3 सत्याग्रह से उनकी एक भूमिका बनी और देश में उनकी एक नामना हुई कि कोई भी अन्याय का प्रतिकार करना है तो हमें गांधी जी के पास जाना हो। ये जो सत्याग्रह और लड़त हुई उसमें से लोगों की शक्ति भी जागृत हुई। 1917 से 1947 30 साल में गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के जोर पर शांति और प्रेम के समझावट से और लोगों की शक्ति जागृत करने से हमारे देश में स्वराज्य आया। तो ये जो स्वराज्य की भूमिका गांधी ने पैदा की, उसकी नींव साबरमती आश्रम है। गांधी जी के नमक सत्याग्रह ने ब्रिटिश साम्राज्य की इमारत की नींव हिला दी। बिल्कुल सही। तभी गांधी जी ने निश्चय किया कि स्वराज लिए बिना मैं आश्रम वापस नहीं आऊंगा। तब देश भर में करीब 8,000 लोग जेल चले गए। सरकार ने लोगों की जमीन जायदाद जब्त कर ली। इसके विरोध में गांधी जी ने साबरमती आश्रम को भी जब्त करने के लिए सरकार को पत्र तक लिखा। अच्छा, तो क्या आश्रम भी जब्त कर लिया गया? नहीं, आश्रम तो जब्त नहीं हुआ, पर सूना पड़ गया। सही कहा, आश्रम सूना पड़ गया। बाद में जब अधिकांश आश्रमवासी सन 1933 में जेल से छूटे, तब गांधी जी ने उन्हें सेवा क्षेत्र पसंद करके देश भर में आश्रम खोलने के लिए कहा। आश्रम में वापस न आने की गांधी जी की प्रतिज्ञा थी। उस वक्त 14 प्रदेशों से आए हुए करीब 300 आश्रमवासी थे, जो देश में अलग अलग स्थानों में जाकर बस गए। आश्रमवासियों के जाने के बाद आश्रम वीरान हो गया, पर स्थानीय निवासियों ने उसे सुरक्षित रखने का निर्णय किया। फिर क्या हुआ? फिर क्या, गांधी जी के मार्गदर्शन में हरिजन आश्रम ट्रस्ट का निर्माण हुआ और हरिजन कन्याओं के विकास के लिए विनय मंदिर, अध्यापन मंदिर, छात्रावास, गौशाला एवं खादी ग्रामोद्योग जैसी गतिविधियां शुरू हुई। हम सही अर्थों में समझे तो बापू का साबरमती आश्रम केवल एक इमारत नहीं थी, एक विचार था। इस विषय में अमृत भाई मोदी प्रकाश डाल रहे हैं। ये आश्रम है, उसके पास गांधी जी की एक पूरी विचारधारा है। जो विचारधारा उन्होंने उस समय के जो कोई प्रचलित हमारी आइडियोलॉजी थी उसमें एक नया प्राण डाला था, और वो था कि हम सत्याग्रह करेंगे, सत्य का आग्रह रखेंगे और सत्य का आग्रह रखकर शांति और प्रेम विश्वास से सत्य और अहिंसा के मार्ग पर काम करेंगे। वो तत्वदर्शन हमने गांधी को एक भारत को नया दिया है। वाह, कितनी गौरवशाली यात्रा है साबरमती आश्रम की। आइए अब हम आश्रम के भीतर चले। अरे हाँ, हम तो भूल ही गए कि अभी तो हम आश्रम के बाहर ही खड़े हैं। चलिए अंदर चलते हैं और आप हमें आश्रम के अंदर की इमारतों के बारे में बताइएगा। सन 1947 में देश आजाद हुआ, पर देश ने अपना राष्ट्रपिता खो दिया। उसके बाद नदी किनारे की आश्रम की भूमि एवं इमारतों को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में सुरक्षित रखकर वहां गांधी जी की स्मृति और स्मारक ट्रस्ट बना। अच्छा, तो यहाँ गांधी स्मारक संग्रहालय है? हाँ, सन 1963 में गांधी स्मारक संग्रहालय की नई इमारत बनी। इस इमारत का उद्घाटन 10 मई 1963 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। हृदय कुंज, ये जरूर आश्रम के हृदय समान इमारत रही होगी। हाँ, बिल्कुल सही समझे। हृदय कुंज बरसों तक महात्मा गांधी और कस्तूरबा का निवास स्थान रहा है। यही वह स्थान है जहां से गांधी जी को राष्ट्रीय गतिविधियों की प्रेरणा मिली और इसी स्थान से भगवान बुद्ध के
महाविनिष्क्रमण का स्मरण कराने वाली 1930 की जग प्रसिद्ध दांडी यात्रा का आरंभ हुआ था। अद्भुत शांति है यहाँ। इस नीरव वातावरण के पीछे साहस भरा इतिहास जुड़ा है। उस समय हृदय कुंज के ओसारे का कई प्रकार से उपयोग होता था। जब तक हृदय कुंज में सामुदायिक रसोईघर रहा, तब तक ये खाना खाने का, रात में सोने का, दिन में काम करने का कक्ष बना रहा। साथियों तथा देश के नेताओं के साथ बातचीत, साथ में राष्ट्रीय स्तर की रचनात्मक कार्य संबंधी तथा राजनीतिक बैठकें भी यहीं हृदय कुंज के ओसारे पर ही आयोजित हुई। अरे ये देखिए, गांधी जी का चरखा कितना सुंदर है। काफी लगाव था बापू को इस चरखे से, है ना? हाँ, स्वतंत्रता की लड़त का साथी ये चरखा। इस चरखे पर 4-4 घंटों तक सूत काटने का अनुभव करने के बाद बापू ने चरखे में बदलाव का सुझाव दिया था, जो कम समय में ज्यादा उत्पादन दे सके। हाँ, मुझे याद है ये प्रसंग। बापू ने तो ऐसा चरखा बनाने वाले को उस समय 5,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा भी की थी। करीब 34 मॉडल बने, फिर भी संतोष न होने पर बापू ने इनामी रकम बढ़ाकर 1 लाख कर दी। फिर चरखा बना जैसा बापू चाहते थे। हाँ, बापू के निधन के बाद 1951 में अंबर चरखा बना। हमें ये पता होना चाहिए कि गांधी जी यंत्रों के या नई तकनीकों के कट्टर विरोधी नहीं थे। बस वे चाहते थे कि मनुष्य यंत्रों का गुलाम नहीं बने। बापू की महानता ऐसी छोटी छोटी बातों के गंभीर चिंतन में दिखती है। अच्छा, अब वहाँ चले जहाँ गांधी जी रहा करते थे। हृदय कुंज में ये बापू का कक्ष है। यहाँ बापू दिन भर काम किया करते थे। साथियों, नेताओं, अग्रणियों से मिलते थे और बातचीत एवं चर्चाएं करते थे। प्रमुख नेताओं के साथ सलाह मशवरे यहीं पर चटाई बिछाकर करते थे। पत्र लेखन, समाचार पत्रों के लेख आदि कई लिखाई पढ़ाई के काम बापू इसी कक्ष में किया करते थे। बैठे बैठे अगर थक जाते तो खड़े खड़े लिखने के लिए यहाँ स्टैंड भी रखा जाता था। हाँ, और गांधी जी तो दाएं और बाएं दोनों हाथों से लिखते थे। क्यों, सही कहा ना? जी बिल्कुल सही कहा आपने। आइए कस्तूरबा कक्ष की ओर चले। इस कक्ष में कस्तूरबा यानी कि आश्रम की बा अर्थात आश्रम मां रहती थी। गांधी जी के व्यक्तिगत एवं आश्रम के जीवन में बा का स्थान हमेशा विशिष्ट रहा है। गांधी जी ने कहा है कि मैंने अहिंसा का पाठ अपनी पत्नी से सीखा है। आश्रम में शुरुआती रसोई घर भी था, जहाँ मिट्टी के चूल्हे और सिगड़ी पर रसोई बनती थी। पानी के लिए प्रांगण में 3 पक्के कुंड भी बने हुए थे। चलो विनोबा कुटीर और मीरा कुटीर की ओर चलते हैं। बापू के विचारों से प्रभावित होकर विनोबा भावे हमेशा के लिए यहीं आकर बस गए। उनकी सत्यनिष्ठा देखकर बापू ने उन्हें प्रथम सत्याग्रही का नाम दिया था। और मीरा नाम तो बापू का दिया हुआ है ना? हाँ, ब्रिटिश नौसेना प्रमुख की पुत्री कुमारी मैडलिन स्लेड रोमा रोला की एक पुस्तक पढ़ने के बाद हमेशा के लिए गांधी जी की अनुयायी बन गई। विनोबा के बाद सन 1925 से 1933 तक वे यहीं रही थी और आश्रम की गतिविधियों को अपना लिया था। उनकी तपस्या को देखकर गांधी जी उन्हें मीरा कहकर बुलाने लगे। वाह, बापू के सहायकों में कितने कर्मनिष्ठ लोग जुड़े। बिल्कुल सही कहा रूपाली तुमने। अच्छा, ये देखिए, आश्रम में ये नंदिनी अतिथि गृह है। प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर इस इमारत में देश विदेश से आए महानुभावों को ठहराया जाता था। रेजिनाल्ड रोनाल्ड, दीनबंधु चार्ली एंड्रूज, हेनरी पोलाक, कैलन बेक, धर्मानंद कोसंबी, जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र बाबू, बादशाह खान, मौलाना आजाद, रेवरेंड एंक्स, राजाजी और कविवर रविंद्रनाथ टैगोर जैसे प्रख्यात व्यक्ति यहाँ रहे हैं। वाह, कितने बड़े महानुभाव यहाँ रुके थे। आगे है उपासना मंदिर, जहाँ हर रोज प्रार्थना होती थी। बापू प्रार्थना को आत्मा का पवित्र भोजन मानते थे। थोड़ा और आगे मगन निवास आता है।
दक्षिण अफ्रीका के समय में ही गांधी जी के सच्चे साथी मगनलाल गांधी का ये निवास स्थान रहा है। वे रिश्ते में गांधी जी के भतीजे थे, पर कर्मों से गांधी विचारधारा के प्रथम अनुयायियों में से एक थे। उन्होंने आश्रम की संपूर्ण जिम्मेदारी संभाली थी, इसलिए बापू उन्हें आश्रम के प्राण कहते थे। कितनी अच्छी बात है कि गांधी जी ने सबको उनके कर्मों की कुशलता के आधार पर नए नाम और उपाधि दिए। चलिए अब करते हैं रुख गांधी स्मारक संग्रहालय का। 10 मई 1963 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस जगह का उद्घाटन किया था। आश्रम की इमारतों के पुराने निर्माण कार्य की परंपरागत विशिष्टता को बनाए रखते हुए इस आधुनिक इमारत की डिजाइन विश्व प्रसिद्ध आर्किटेक्ट चार्ल्स कोरिया ने तैयार की थी। इसमें एक भाग का नाम है गांधी, अहमदाबाद में। इस दीर्घा में सन 1915 से 1930 तक गांधी जी भारत आए तब से लेकर दांडी यात्रा तक घटी हुई महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण दिया गया है। और दूसरा भाग पेंटिंग गैलरी का है, जिसमें बापू के 8 आदमकद चित्रों को प्रदर्शित किया गया है। और तीसरी एवं अंतिम दीर्घा का नाम है मेरा जीवन ही मेरा संदेश। इस गैलरी में 7 भागों में फोटो लगी हैं, जिनमें गांधी जी के बचपन से लेकर अंतिम दिनों तक की जीवन झांकी देखने को मिलती है। मैंने इंटरनेट पर गांधी हेरिटेज पोर्टल भी देखा है। हाँ, इस पोर्टल में गुजराती, हिंदी और अंग्रेजी भाषा के 7 लाख पन्ने रखे गए हैं। इसके अलावा महत्वपूर्ण पुस्तकें एवं संस्मरण भी रखे गए हैं। रूपाली, आपको पता है कि 2017 में इस आश्रम के 100 वर्ष संपूर्ण हुए। हाँ, मुझे पता है। 1 सदी की उसकी यात्रा में अनेक घटनाएं घटी, उतार चढ़ाव आए। बापू ने साबरमती आश्रम में रहकर सत्य और अहिंसा, अपरिग्रह और जीवन शुद्धि, सेवा और शुश्रूषा, प्रेम और करुणा तथा सार्वजनिक जीवन के उनके विचारों के प्रयोग किए और उन पर अमल किया। साबरमती आश्रम से ही बापू को मनुष्य प्रेम की असीम दौलत मिली। साबरमती आश्रम से ही बापू हरि के मार्ग पर दीक्षित होकर वैष्णव जन के रास्ते पर निकल चले। अभी आप सुन रहे थे रूपक गांधी विचार की प्रयोगशाला साबरमती आश्रम। वाचन स्वर दिए थे दीपशिखा दुर्गापाल और देवांग भट्ट ने। आलेख ख्याति पुरोहित का था। निर्माण में सहयोग दिया अनिल लंबोदर ने और इस रूपक के प्रस्तुतकर्ता थे त्रिलोक संघानी।